हेलो एवरीवन, माय नेम है दीक्षा। आज की क्लास में हम एलटी ग्रेड का जो इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट सिलेबस है, जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉनकॉर्ड यानी सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, सेंटेंस कंप्लीशन, मिसलेनियस, सेंटेंस अरेंजमेंट्स, इन सब से आपको इस वीडियो में क्वेश्चंस मिलने वाले। ये 51 क्वेश्चन है। आपको एंड तक वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिनको लगता है कि इंग्लिश ग्रामर का कैसे तैयार करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। कि अगर आप ऐसे ही आने वाले वीडियोस से आप तैयारी करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस ही अच्छी होनी चाहिए। आपका प्रैक्टिस जिसकी अच्छी है वही एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। ग्रामर का रूल होता है, जो प्रैक्टिस करता है उसी के मार्क्स अच्छे आते हैं। तो बस आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना है। एंड हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा है, अपना होमवर्क का आंसर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ही डैश मोर टाइम कॉमा ही वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। तो ये हमारा किसके लिए, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ये भी आपका मेंशन है सिलेबस में, कंडीशनल सेंटेंस से भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहले समझते हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है, हम इनको किस तरीके से पहचाने। एग्जाम में आ गया आपको कंप्लीट करने के लिए, तो आप कैसे पहचानेंगे। देखो, सबसे पहले होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं। फिर उसके बाद में आता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम रियल फ्यूचर की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम अनरियल या फिर इमेजनरी प्रेजेंट की बात करते हैं। याद रखना है, फर्स्ट सेकंड में हम अनरियल प्रेजेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम एक अनरियल पास्ट की बात करते हैं, इम्पॉसिबल पास्ट की सिचुएशन की बात करते हैं। और लास्ट में होता है हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें हम पास्ट की भी बात करते हैं, प्रेजेंट की भी बात करते हैं। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया इसी तरीके से मिलेगा। या तो आपको इफ वाला क्लॉज भर के दिया जाएगा तो पीछे का पूछा जाएगा, पीछे का दिया जाएगा तो आगे का पूछा जाएगा। तो अब हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या होता है, जीरो कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी टेंस चेंज नहीं होता है, प्रेजेंट सिंपल में ही रहता है दोनों क्लॉजेस। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में आपको इफ वाला क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में बनाना है, कॉमा के बाद विल में कैन B1 आपका लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद करना जरूरी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ओवर बता रही हूँ, बट नहीं, आपको यहाँ समझना जरूरी, तभी आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। सेकंड में क्या करना है, अनरियल प्रेजेंट आपको जहाँ पर मिलेगा तो वहाँ पर हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें पास्ट सिंपल और उसके बाद वुड कुड माइट का यूज़ करना है। बाकी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में हमें क्या बताया जाता है, इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशन बताई जाए, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें हम इफ प्लस हैड प्लस B3 का यूज़ कर, इफ वाला क्लॉज जो है हैड प्लस B3 में बनता है। बाकी मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो हमारा कभी कभी तो किस में बनता है, पास्ट परफेक्ट में बनता है, फिर कभी पास्ट सिंपल में बनता है। वो हम आगे समझेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। अब आपको ये सीरीज ऐसी ही मिलती रहेगी, बस आपको क्या करना है, कॉमेंट में ये जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में आएंगे आप फट से उनका आंसर दे पाओगे। और मैंने इसलिए बार बार रिवाइज कराऊंगी, रूल्स को रिवाइज कराऊंगी, ताकि ऐसा तो नहीं है कि यही वाला क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इनमें से है तो रूल तो यही अप्लाई होगा, रूल तो कहीं और से आएगा नहीं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इफ ही डैश मोर टाइम ही वुड हैव फिनिश द प्रोजेक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अगर उसके पास और समय होता तो प्रोजेक्ट पूरा कर लिया होता, यानी पास्ट की एक बात हो रही है। तो यहाँ ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस एक अनरियल पास्ट की बात हो रही है। देखो, इफ वाला क्लॉज हमको फिल करना है, बाकी का बाकी बाद वाला क्लॉज है वो हमको वुड हैव में दिया है। तो इफ वाला क्लॉज किस में बनेगा, हैड प्लस बी। देखो, कलर चेंज कर लेती हूँ जाकि थोड़ा ज़्यादा हॉट वॉच हो रहा है इसमें। हैड प्लस B3 हमको चाहिए। आंसर निकल आया रूल से, इसी से निकलेगा, बस आपको रूल से याद करने हैं बस। ही वुड हैव फिनिश्ड हमको दिया है, हमें आगे वाला क्लॉज हैड यानी होने की बात करिए, हैव को हैड किया होगा ना B3, हैड प्लस B3। हैड आपका एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड मोर टाइम ही वुड हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया C हो गया, हैड। चलो फिर से समझते हैं। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट की अनरियल सिचुएशन को बता रहा है। स्ट्रक्चर होता है, इफ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट हैज प्लस B3 में रहेगा, बाकी क्लॉज वुड हैव प्लस B3 में। यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और एक हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। नीदर द कैप्टन नॉर द क्रू मेंबर्स डैश प्रेजेंट एट द मीटिंग। ना तो कैप्टन ना ही
जो कि क्रू मेंबर्स थे वो क्या थे, बैठक में मौजूद थे यानी मीटिंग में मौजूद थे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, जब भी नीदर नॉर का पेयर बने या फिर ईदर और का पेयर बने, इनको नाइदर और आइदर भी प्रोनाउंस करते हैं, नीदर नॉर ईदर और भी करते हैं। तो नीदर और नीदर नॉर, जिनके और नॉर के बाद में जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब यहाँ पर फिल करेंगे। तो क्रू मेंबर्स यानी एस लगा प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब हो जाएगा। समझ आ गया, और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, बाय नेक्स्ट दिसंबर डी वी डैश इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। अगले दिसंबर तक हम इस घर में रहते हुए 20 साल हमें हो चुके होंगे, यानी 20 साल से हम रह रहे होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहा है, जब भविष्य के किसी समय तक बाय नेक्स्ट दिसंबर की बात कर रहा है ना, कोई काम पूरा होने की बात होती है तो हम वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी विल हैव प्लस बी3 का यूज़ यहाँ पर हो जाएगा। बाय नेक्स्ट दिसंबर कॉमा बी विल हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 ईयर्स। अगले दिसंबर तक हम इस घर में 20 साल से रह रहे होंगे, 20 साल हो जाएंगे, सिंपल सी बात। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कंडीशनल सेंटेंस बताना है। हैड आई नोन यू वर कमिंग आई डैश सम केक। यदि अगर मुझे पता होता तुम आ रहे हो तो मैं केक बनाया होता, तुम्हारे लिए केक बनाया होता। तो ये भी एक पास्ट की बात कर रहा है। ये भी क्या है, ये भी क्या है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। हैड आई नोन का मतलब है इफ आई हैड नोन, ये इन्वर्जन हुआ है यहाँ पर इस पर जोर डालने के लिए। तो यहाँ पर इनका जो क्लॉज बनेगा, जो कॉमा के बाद क्लॉज बनेगा, वुड हैव प्लस बी3 में बनेगा, इनके साथ ही बनता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का क्या होता है, आगे वाला क्लॉज हैड प्लस बी3, बाकी का वुड हैव प्लस बी3 में होता है। तो हमें हैड प्लस बी3 दिया है, हमें वुड हैव प्लस बी3 चाहिए, बस इसी तरीके से दिया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉलिटिक्स डैश अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो, कईयों के अनुसार राजनीति एक गंदा खेल है। कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो प्लूरल तो देखने में लगते हैं, लेकिन जैसे पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज़, फिजिक्स, सिविक्स और भी बहुत सारे होते हैं। तो बट उनको क्या कहते हैं, हम काउंट करते हैं जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो सिंगुलर में करते हैं। तो पॉलिटिक्स देखने में ऐसा लग रहा है पर नहीं, ये क्या है, सिंगुलर की तरह इसको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स इज़ अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कईयों के अनुसार राजनीति गंदा खेल है। हम जैसे बिलियर्ड्स भी एक गेम है, मीजल्स भी होता है, तो इन सबको हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज हो जाएगा। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अकॉर्डिंग टू मैनी, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सेक्शन 2 में हम नरेशन एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन को देखें, एक्टिव वॉइस देखेंगे। डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शी सेड, इसको हमें डायरेक्ट में अप्लाई करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसका बनाना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमें इसको बनाना है। यहाँ पर ये क्या है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सैड को इमोशन के अकॉर्डिंग हम वांट में, ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में बदल देते हैं। याद रखना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब भी यहाँ पर कोई भी ऐसा इमोशन आएगा, जैसे यहाँ पर बच्चों को रोका जा रहा है, तो रोका जा रहा है तो मतलब यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है ना। छोटे बच्चे, सपोज कि टीचर कहीं लेकर गया है तो मना किया स्ट्रिक्टली कि वहाँ पानी के पास मत जाना, तो क्या किया होगा, वार्न किया होगा, चेताया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सजेस्टेड दिया है यहाँ पर सेड टू, यहाँ पर डोंट गो कर दिया है, यहाँ पर फॉरबिड कर दिया, हमें क्या चाहिए, वार्न चाहिए। ये थोड़ा कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं, आपको सेंटेंस पढ़ के पता लगाना है कि कौन किससे क्या कह रहा है। अब ये और याद रखना है, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करते हैं, टू से पहले नॉट आता है, ये और याद रखना, ठीक है। जब भी आपको नॉट लगाना हो तो टू से पहले नॉट आएगा, डोंट को हम नॉट टू में चेंज करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जो यूज़ करें, शी वॉन्ट द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द अर्थ मूव्स राउंड द सन। इसको हमें इनडायरेक्ट बनाना है। ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम टेंस इसका चेंज नहीं करें। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हम सेड टू को उस सेड क्या सेड है उसके आगे दैट लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के, बस बाकी का हमारा सब सेम ही रहेगा। बाकी कुछ ना कुछ गलती इसमें टोल्ड कर दिया है, बाकी क्या है, यही सही है, सी वाला, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स गो फॉर अ वॉक कॉमा इन्वर्ट कॉमा ही सेड, इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे लेट्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनको डायरेक्ट में जब चेंज करते हैं सजेस्टेड या प्रपोज्ड का यूज़ हम कर देते हैं। तो यहाँ पर सजेस्टेड कर देंगे, ही सजेस्टेड गोइंग फॉर अ वॉक, सिंपल बन जाएगा। सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड लगा देते हैं, PROPOSED।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है द पैकेट हैज़ नॉट बीन ओपन बाय एनीवन। इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, पैसिव में बाय एनीवन और नॉट मिलाकर एक्टिव में हम नो वन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, नो वन बना देते हैं। हैज़ बीन ओपन पैसिव में बदल जाएगा हैज़ ओपन एक्टिव में। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, देखो यहाँ पर बाय एनीवन प्लस नॉट को हम किस में चेंज कर देंगे, नो वन में चेंज कर देंगे। तो यह याद रखना है जब भी चेंज करना हो। ये हमें क्या दिया है, हमें एक्टिव बनाना है, ये पैसिव बना के दिया है हमें। तो हैज़ नॉट का क्या हो जाएगा, हैज़ बीन का क्या हो जाएगा, हैज़ ही हो जाएगा। बीन तो ऐड करना पड़ता है ना जब एक्टिव बनाते हैं, तो पैसे बनाते हैं। तो बाकी क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो वन हैज़ ओपन द पैकेट हो जाएगा। बीन को हटा के हम, क्योंकि जब चेंज कर दे तब बीन लगता है ना, बाकी का हमें दियो तो आंसर क्वेश्चन बनाना है तो हैज़ लग गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है दे आर पेंटिंग द वॉल्स। इसका पैसिव बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर प्लस आई एन जी का पैसिव इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी3 होता है। तो बाकी अब हम इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपना आंसर देख लेते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड हो जाएगा, द वॉल्स आर बीइंग पेंटेड वी हो जाएगा। यहाँ पर द वॉल्स आर पेंटेड बाय देम ये सब नहीं होगा, यहाँ पर द वॉल्स आर, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आर है ना, तो आर किस इज एम आर के साथ विंग ऐड करना, वॉल्स पर में चेंज नहीं करना है। हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। ये सी को मैं हटा देती हूँ, सी तो रॉन्ग ही हो जाएगा क्योंकि इसमें वर दिया है। नेक्स्ट है सेक्शन 3 में हमें फ्रेजल वर्ब एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। द मीटिंग वॉज डेज ड्यू टू द स्ट्राइक। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर मीटिंग को क्या कर दिया, मीटिंग के स्ट्राइक की वजह से क्या करना पड़ा होगा, कैंसिल करना पड़ा होगा। तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना, तो कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एक और हो सकता है पुट ऑफ, इसका मतलब होता है पोस्टपोन करना, टाल देना। कभी टाल भी दी जा सकती है, हो सकता है मीटिंग टाल दी गई हो, पर ऐसे ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में। मैंने समझाने के लिए इसमें डाल दिया। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। नेक्स्ट है ही डैज हिज फादर इन मैनी वेज। वह अपने पिता से क्या करता है, रिजेंबल करता है बहुत सारी आदतों में। तो यहाँ पर टेक्स आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल करना, शक्ल या आदत में मिलना। तो यहाँ पर टेक्स आफ्टर हो जाएगा, यहाँ पर रिजेंबल करना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर इन मैनी वेज, वह अपने पिता से कई तरीकों में मेल खाता है, आदतों में या फिर शक्ल में, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 है टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मीन। तो यहाँ मीन्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, बहुत अधिक मेहनत करना, देर रात तक जागना, सुबह जल्दी उठना, ये होता है टू वर्क एक्सेसिवली हार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है टू सस्पेक्ट डैश द एविडेंस बिफोर द पुलिस अराइव्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सस्पेक्ट कर देना, क्या कर देना, डिड अवे विथ। डिड अवे विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, और इसका एक और सेंस निकलता है गेट रिड ऑफ, यानी नष्ट कर देना, छुटकारा पा लेना। तो डिड अवे विथ, ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। डिड अवे विथ, द सस्पेक्ट डिड अवे द एविडेंस बिफोर द पुलिस अराइव। डिड अवे विथ का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना। ओके, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, गेट रिड ऑफ भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को याद कर लेना, डिड अवे विद। नेक्स्ट है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू रेफर्स टू। इसका मतलब क्या होता है, अचानक आई मुसीबत, या पर कोई ऐसी घटना जो पता ना हो, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाएगा। सेक्शन 4 में सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर पे कंबाइन आर यूजिंग पार्टिसिपल। ही सॉ अ लॉयन, ही रैन अवे। उसने क्या देखा, उसने एक शेर देखा और वह भाग गया। देखो यहाँ पर एक काम पहले हो रहा है, पहले देखा फिर वो भाग गया। जब ऐसा हो, जब दो काम एक के बाद एक तुरंत हो, तो पहले वाले काम में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी लगाकर हम इसको चेंज कर देते हैं। सी में सींग कर देंगे, सींग अ लॉयन ही रैन अवे। याद रखना है इसको, पहले वाले काम में पहले शेर देखा तो उसमें हमने वर्ब में आईएनजी लगा के पूरा अपना सेंटेंस बना दिया। ये यही पार्टिसिपल का यूज होता है, जब दो काम एक के बाद एक तुरंत हो तो पहले वाले में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी में हम उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे, इसमें पार्टिसिपल का यूज हुआ है। बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, बिकॉज लगाया है हैविंग सीन अ लॉयन ही रैन अवे, ये भी नहीं होगा। सीइंग अ लॉयन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म टू इनटू सो दैट ही इज टू वीक टू वॉक। हमें इसको चेंज करना है किसमें, सो दैट में, सो दैट का यूज करना है हमें इसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू हो, क्या हो, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू हो। ये जैसे दिया है टू प्लस एडजेक्टिव यानी वीक है, फिर टू है,
फिर वॉक है, उसको हम किस में चेंज करेंगे, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट में चेंज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर कैन नॉट या फिर कुड नॉट में से कुछ भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो सो एंड दैट का यूज़ करना है टू की जगह। बीच में एडजेक्टिव रहता है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट जाता है, एंड में आपका जो भी है बचेगा। तो किस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर ए हो जाएगा, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। बाकी देखो ऑप्शन ही रॉन्ग है, हमारा रूल किसी पे अप्लाई नहीं हो रहा है, यही दैट वाला होगा। नेक्स्ट है चेंज टू नेगेटिव। इसमें हमें यही जो सेंटेंस है, ओनली अ मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस कार। केवल मिलेनियर ही होते हैं वही कार को अफोर्ड कर सकते हैं, इसका हमें नेगेटिव बनाना है। तो यहाँ पर ओनली को नेगेटिव बनाने के लिए तो हम नन वट या फिर नो वन वट का यूज़ करते हैं। नो वन वट का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। ओनली को जो हमें नेगेटिव में चेंज करना होता है, किस में चेंज कर देंगे, नो वन बट में या फिर नन बट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ राइट ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, नो वन बट हो जाएगा। यहाँ पर नॉट ओनली तो होगा नहीं, नो वन बट याद रखना, अ मिलेनियर कैन अफोर्ड दिस कार। बाकी कोई नहीं, सिर्फ मिलेनियर ही इस कार को अफोर्ड कर सकते हैं। सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है चेंज टू असर्टिव में बनाना हमें, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। कौन महात्मा गांधी को नहीं जानता है, यानी कि इसका सेंस ये है कि सब लोग महात्मा गांधी को जानते हैं, सभी महात्मा गांधी को जानते हैं, इसका हमें ये बनाना है। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव नेगेटिव जैसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें पॉजिटिव असर्टिव बनाने के लिए एवरीवन का यूज हम यहाँ पर कर देते हैं। एवरीवन नोज महात्मा गांधी, सब कोई महात्मा गांधी को जानता है, यही तो सेंस दे रहा है। कंबाइन इनटू कॉम्प्लेक्स, इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। क्या है वो, क्या है गरीब है और वो ईमानदार है। हमें इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। तो हमें इसमें क्या बनाना है, ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, ये नहीं होगा, ये तो कंपाउंड हो गया। ही इज़ पुअर एंड ऑनेस्ट, ये भी नहीं होगा, एंड कंजंक्शन नहीं होता। ऑल्दो ही इज़ पुअर ही इज़ ऑनेस्ट, ऑल्दो लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल्दो वाला हो जाएगा। बिकॉज, ऑल्दो, दो, इफ, अगर इस तरीके से कंजंक्शन आपके सेंटेंस में दिख रहे हैं तो ये मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। एक ट्रिक से समझ लो। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड, यहाँ पे फास्ट का हमें बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो यहाँ पर ये ट्रेन क्या है, नाउन है, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो ये फास्ट क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब सक्सीड। तो सक्सीड का हमें यहाँ पे नाउन बताना है कि ये सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस मीन्स होती सफलता, और सफलता यानी एक नाम है, सफलता। तो जब कोई भी नाम होता है तो वो क्या होता है, वो नाउन होता है। अब हम इस सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं कि सक्सीड क्या है, एक वर्ब है, याद रखना। सक्सीड यानी जिसमें ईडी जो इस तरीके से लग जाते हैं, एस लग जाए, वो वर्ब होते हैं। सक्सेस एक नाउन हो गया, सफलता। बाकी SUCCES एडजेक्टिव हो जाएगा। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और सक्सेसफुली जिनमें LY यानी LY जिनमें ऐड हो जाता है, SUCCESSFULLY, तो वो होते हैं एडवर्ब। याद रखना, जिनमें LY लग जाए वो एडवर्ब होते हैं। सक्सेसफुल मैन होता है, तो मैन जैसे नाउन है तो सक्सेसफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, ही बिहेव्ड इन अ कवर्डली मैनर। द वर्ड कवर्डली यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर मैनर क्या है, मैनर मीन्स होता है तरीका, और तरीका क्या हो जाएगा, एक मैनर एक नाउन की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मैनर की विशेषता बता रहा है। तो ये जब नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा, तो एडजेक्टिव हो गया कवर्डली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 है, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन होती है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे बहादुरी, ईमानदारी, तो ब्रेवरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स मोरल टू मीन द ऑपोजिट। यहाँ पर मोरल में प्रीफिक्स क्या होते हैं, जिनके पहले जो वर्ड ऐड होते हैं उनसे जो बनते हैं। तो यहाँ पर अमोरल, तो यहाँ पर ये तो नहीं होगा, इमोरल ही होता है। तो इमोरल का मतलब होता है अनैतिक हो जाता है, मोरल मीन्स होता है नैतिक हो जाता है। तो बी वाले में आई एम कर लो, यहाँ पर ये एम हो जाएगा, यहाँ पर आई एम इमोरल हो जाएगा। इमोरल मीन्स होता क्या होता है, एंटोनिम हो जाएगा मोरल का। ट्रेडिशनली इमोरल इज द एंटोनिम, बट इन MCQ कॉन्टेक्स्ट अमोरल इज गिवन, इम वॉज देयर, इट वुड बी द फर्स्ट चॉइस। नेक्स्ट सेक्शन 6 में पंचुएशन एंड स्पेलिंग से क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज द करेक्ट पंचुएटेड, कौन सा सेंटेंस में करेक्टली पंचुएटेड है। तो यहाँ देखो कौन सा है, यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में क्राइड द बेबी आने के बाद वाला जो पार्ट है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ठीक है, अगर जो सेंटेंस है वो आगे भी जारी है
तो याद रखना वेट के बाद कॉमा लगेगा, इन्वर्टेड कॉमा क्राइड द, इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डोंट लीव मी, तो यहाँ पर देखो डोंट में डी छोटा बनेगा। यहाँ पर क्या क्या गलती कर दी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये कर दिया है, यहाँ पे कॉमा नहीं लगा है, यहाँ पर डी बड़ा कर दिया है। बाकी वेट क्राइड द बॉय, यहाँ पे उसके बाद में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, तो इसलिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। सेंटेंस आगे भी तैयार है, आगे भी बात करी जा रही है उसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, ये स्पेलिंग का क्वेश्चन है। करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है हमें बताना सर्विलांस का करेक्टली स्पेलिंग कौन सी, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी। सर्विलांस का मतलब होता है निगरानी रखना, निगरानी होता है निगरानी करना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, SURBEILLANCE, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है इसकी स्पेलिंग को। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन आर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी ABCD में से, ये आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। ABCD में से क्वेश्चन आर यानी प्रश्नावली में क्या आता है, यहाँ पे ये याद रखना डबल एन आता है, तो अब इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी ये मुझे आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें हमें करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस बताना है कि कौन सा सही सेंटेंस है इसमें। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इट इज का मतलब होता है इट इज, इट्स का मतलब होता है इट इज, जिसमें कॉमा लगा हो, इट इज यानी पजेसिव प्रोनाउन का यहाँ पर काम करता है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, इट इज अ लॉन्ग वे टू टेम्परेरी। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, इट इज़ अ लॉन्ग वे टू टेम्परेरी, क्योंकि इट यानी जो कॉमा के बाद लगता है उसका मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, विच मार्क इज यूज टू सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लॉज विदाउट अ कंजंक्शन। कौन सा मार्क यूज किया जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को अलग दिखाने के लिए बिना किसी कंजंक्शन का यूज किए हुए। देखो ऐसे थीम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये आपको बताना है। यहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं, क्या करते हैं सेमी कॉलन का यूज करते हैं, जिसमें हम डॉट एंड कॉमा इसका ये मार्क होता है, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 7 है वोकैबुलरी एंड सिनोनिम एंटोनिम्स क्वेश्चंस मिलेंगे। एफिमेरल का हमें क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एफिमेरल का मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड यानी क्षण भंगुर। क्वेश्चन नंबर 31 है, एंटोनिम बताना है। एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, इसका मतलब एग्रीवेट हो जाएगा, बदतर बढ़ाना यानी बढ़ाते जाना, एग्रीवेट करना, उल्टा बताना था। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक पर्सन जो किससे नफरत करता है, मैनकाइंड से नफरत करता है, उसको हम मानव देशी बोलते हैं, मिसनथ्रोप बोलते हैं। बी हो जाएगा मिसनथ्रोप, यानी मिसन में जाति से नफरत करने वाला। नेक्स्ट 33 नंबर पे है, इनक्रूटेबल मीन्स क्या होता है। इनक्रूटेबल का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है रहस्यमय, जिसे समझा ना जा सके, आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इनक्रूटेबल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना, इस तरीके से टर्म्स पूछी जाती हैं। नेक्स्ट सिनोनिम है, पेंसिव का मतलब होता है जो बहुत सोच समझ के करने वाला हो, तो बहुत सोच में डूबा रहता हो, थॉटफुल पर्सन होते हैं, उनको पैसिव मूड बोलते हैं, पेंसिव मूड। सेक्शन 8 में मिसलेनियस ग्रामर आर्टिकल प्रपोजिशंस क्वेश्चन मिलेंगे। ही इज टेस्ट यूरोपियन नॉट डैश एशियन, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जो यहाँ यूरोपियन यू से स्टार्ट हो रहा है यानी कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए ए आएगा। एशियन वॉबल साउंड से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन आएगा, तो एन आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 37 नंबर पे है, द कैट जम्प डैश द टेबल। जब कोई चीज़ गति करती हुई जाती है, मोशन के साथ किसी सतह पर आए, तो वहाँ पर अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़ करते हैं। या अपॉन हो जाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल हो जाएगा, मोशन करती हुई गई होगी ना, गति यानी हिलती हुई गई होगी, इसलिए हम यहाँ पर अपॉन का यूज़ करेंगे। मोशन के लिए अपॉन या फिर ऑन टू का यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट्स। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ ब्लाइंड इन बाई वन आई होता है, आंख से अंधे के लिए हम इन लगाते हैं, लेकिन ब्लाइंड टू का मतलब होता है गलतियों की तरफ अनदेखा करना। गलतियों, जैसे कुछ लोग होते हैं गलतियों की तरफ अंधे होते हैं कि अंधे हो दिखता नहीं है तो मैं इतनी गलतियां कर रही हूँ, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे। ब्लाइंड इन वन आई होता है, ब्लाइंड टू फॉल्ट के लिए यूज़ करते हैं। 39 नंबर पे आइडेंटिफाई द क्लॉज, आई नो द मैन हु स्टोल योर वॉच। यहाँ पर हु स्टोल योर वॉच, इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच ये हमें बताना है कि कौन सी क्लॉज है। यहाँ पर नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब है, प्रिंसिपल। हु स्टोल योर वॉच, तो यहाँ पर हु स्टोल यानी किसने घड़ी चुराई, तो यहाँ बात किसके बारे में हो रही है, यहाँ पर मैन के बारे में बात हो रही है, किसके आदमी के बारे में जानता है ना कि वो किसने घड़ी चुराई है। इस तरीके जब हु स्टोल, यहाँ पर मैन यानी नाउन की विशेषता बताई है। जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं वो कौन होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, पूरा क्लॉज ही एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। यहाँ पर किसने घड़ी चुराई वो जानता है, वो आदमी को जानता है, आदमी नाउन है, तो ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट, यानी अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका हमें क्लॉज बताना है कि
पार्ट क्या है यहाँ पर। अनलेस यानी कि कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है ये क्लॉज, क्या है, अनलेस ये कंजंक्शन है, शुरू हो रहा है तो अपने अर्थ दे ही नहीं पाएगा, ये मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा अपना क्लॉज देने का। अनलेस यू वर्क हार्ड, अन्यथा मेहनत करते ही कोई सेंस दे पा रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अनलेस यू वर्क हार्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को ही हम सबॉर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। और बाकी का जो क्लॉज है यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, एक सेंस दे पा रहा है, ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है। जो अपना सेंस दे पाए वो मेन क्लॉज, ना दे पाए वो सबऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। सेक्शन 9 में हम एडवांस सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। नो अदर मेटल इज एज हैवी एज लीड, तो इसमें हमें चेंज करना है, इसको हमें सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो याद रखना हमें किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। कोई भी अन्य धातु यानी लेड जितना भारी नहीं है, इसका मतलब सीसा सभी धातुओं पर भारी है, यही बताना है हमें यहाँ पर। तो याद रखना है जब भी आपका पॉजिटिव डिग्री एज में हो तो हम इसे सुपरलेटिव में जब चेंज करते हैं तो जो चीज़ की तुलना हो रही है उसे सबसे ऊपर रखेंगे हम, ठीक है, सबसे ऊपर हम उसको रखेंगे। तो यहाँ पर किससे हो रही है, लीड से हो रही है यानी, ठीक है। तो सबसे ऊपर हम लीड को रख देंगे, लेड को रख देंगे, लीड नहीं है लेड को रख देंगे, सबसे ऊपर रख देंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव, B3 फॉर्म में हम यहाँ पर हैवीएस्ट का यूज करेंगे, प्लस नाउन हो जाएगा। देखो अगर पॉजिटिव डिग्री हमें दी है, एज दिया है, सुपरलेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस दा जरूर याद रखना भाई, अगर यही सबसे मेन है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी IEST लग जाता है, प्लस नाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। लीड बोल रही हूँ बार बार, लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये तो सारी गलती हो गई। तो लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल, पूरा रूल इसी में अप्लाई हो रहा है, ठीक है। 42 नंबर पे द वेदर वॉज स्टॉर्मी द प्लेन वॉज लेट, यूजिंग एब्सोल्यूट फ्रेज का यूज करके हमें सेंटेंस अपना फॉर्म करना है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, जब दो सेंटेंसेस के सब्जेक्ट अलग अलग हो, यहाँ पर वेदर और प्लेन, उनके बीच में हमें कारण और परिणाम बताना है, कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता हो, तो हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना होता है। क्योंकि वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम बीइंग में इसको चेंज बदल दिया है, इसमें बीइंग में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल यानी वर्ब में ING, या फिर हम हैविंग प्लस B3 का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ में किस किस का यूज कर सकते हैं, नॉमिनेट एब्सोल्यूट को चेंज बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस ING, या फिर हैविंग प्लस B3 का, दोनों का ही यूज हम यहाँ पर कर सकते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे, देख के आंसर समझ आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी कॉमा द प्लेन वॉज लेट। तो यहाँ पर हमने किस में यूज किया, पार्टिसिपल का यूज करके हमने अपना सेंटेंस बना लिया है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे, बाकी के ये सारे गलत हो जाएंगे। द वेदर वॉज स्टॉर्मी सो द प्लेन, ये भी नहीं होगा। द वेदर बीइंग स्टॉर्मी द प्लेन वॉज लेट, नॉमिनेट एब्सोल्यूट का यूज कर लिया हमने कॉज एंड इफेक्ट दिखाने के लिए। 43 नंबर पे है ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीवन विल एडमिट दैट ही इज ग्रेट, इसका हमें नेगेटिव में चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। बिना अर्थ बदले हमें नेगेटिव बनाने के लिए अक्सर एंटोनिम्स का यूज करना होता है। एवरीवन का उल्टा नो वन होता है, एडमिट का उल्टा हो जाएगा डिनाई हो जाएगा। दो नेगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव सेंटेंस बना देते हैं। हर कोई मानेगा कि वह महान है, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि वह महान है। तो सेंस क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एम आ जाएगा। बाकी का नो वन विल डिनाई दैट ही इज ग्रेट हो जाएगा, कोई भी डिनाई नहीं करेगा। सब मानेंगे, पहला बता रहा है सब लोग मानेंगे वह महान है, वो यहाँ भी बता रहा है कि कोई भी नहीं इनकार करेगा। तो ये हो जाएगा उल्टा एंटोनिम यूज करके। 44 नंबर, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्टेड, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इस ये आ सकता है। हार्डली हैड, ये तो एक तो इन्वर्जन वाला सेंटेंस है, इन्वर्जन हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले लग रही है, क्वेश्चन सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन क्यों होता है, जोड़ देने के लिए। हार्डली स्केर्सली के साथ में कंजंक्शन जो होता है वो वैन आता है, याद रखना। हार्डली स्केर्सली अपनी साथ में वैन लेते हैं, नो सूनर के साथ में देन आता है। स्केर्सली हैड आई एंटर्ड द रूम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैन आएगा, WHEN, याद रखना। नो सूनर के साथ में देन आता है, ये याद रखना। सेक्शन 10 में हम स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चंस देखेंगे। 47, द न्यूज आर वेरी डिस्टर्बिंग, तो किस में गलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो न्यूज़ है ना वो एस लगा हुआ है, ये एक प्लूरल नहीं है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आता है। यहाँ पर एरर देना, ही इज सीनियर देन मी, तो यहाँ पर सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर IOR से सेंड हो रहा है, वहाँ टू आता है, देन नहीं आता है, तो यही गलती हो जाएगी सी में। 49 नंबर, सपोज इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ 49 नंबर बता रहा है सपोज और इफ दोनों का अर्थ होता है यदि या फिर मान लो, तो एक साथ इन दोनों का यूज ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही का यूज करेंगे, या फिर इफ या फिर सपोज का, तो ए में गलती हो जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट है 50 नंबर पे, फाइंड द एरर, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर सब्जेक्ट वन है तो पूरे सेंटेंस का अधिकार दिखाने के लिए पजेसिव केस यानी वंस का यूज करेंगे हम, हिज का यूज नहीं होगा, हिजर नहीं आएगा, वन के लिए वंस का यूज करेंगे, पजेसिव केस लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर प्रेफर के साथ में हमेशा टू आता है, कभी भी प्रेफर देन या प्रेफर मोर देन का यूज नहीं होता है। मैं चाय की बजाय कॉफी पसंद करता हूँ, आई प्रेफर कॉफी टू टी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कभी भी मोर देन, मोर, इन सब का यूज नहीं होता है। तो ये थे 51 क्वेश्चन जिसमें एक आपका होमवर्क है। लाइक से सब्सक्राइब करना एंड मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसी टॉपिक पे चाहिए तो बता देना।